हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के सॉलिड स्टेट के जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसके बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 का जो दूसरा चैप्टर्स है सॉल्यूशंस, इसके बारे में हम लोग आज पूरा का पूरा चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड 12 का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स पूछे गए हैं। आज उन्हीं इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस को ले करके आए हैं जो कि सब्जेक्टिव के तौर पर है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे में पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि परासरण दाब या परिसारिक दाब को परिभाषित करें और परिसारिक दाब असामान्य हो जाता है क्यों। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। इसके आंसर बहुत से बारीकी से लिखा गया है, आप लोग इसको अच्छे से देख करके समझ भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट मार के भी समझ सकते हैं, या फिर हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। इसके साथ हम धीरे धीरे करके आप लोग को समझाते चल रहे हैं, आप लोग समझते चलिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लेते हैं। कह रहे कि परासरण दाब को परिभाषित करिए और परिसारिक दाब असामान्य हो जाता है क्यों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और चलिए इसके हम लोग डिफिनीशंस पर आते हैं। जैसे देखिए कह रहे हैं कि विलयन की ओर लगा वैसा दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है, तो वैसे दाब को ही हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT। जैसे देखिए मान के चलिए दो हम लोग कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग का होता है विलयन का और एक होता है हम लोग का क्या, विलायक का। ठीक है, अगर मान लीजिए ये विलायक है और ये विलयन है, तो विलायक से विलयन की ओर क्या होता है, इसके अणु गमन करते हैं। अब जब हम इधर कोई दाब लगा देते हैं तो इधर के जो अणु इधर गमन कर रहे थे वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, जो ये विलयन की ओर जो लगा देते हैं हम लोग दाब, तो जो ये विलायक से प्रवाहित होने वाले जो अणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, नहीं प्रवाहित कर पाते क्योंकि इधर कोई दाब लग जाता है। इसी दाब को हम लोग कहते हैं परासरण दाब। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं विलयन की ओर लगा वैसा दाब जो परासरण की प्रक्रिया को क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, दाब लग जाएगा तो बराबर हो जाएगा, जो विलायक से विलयन की ओर अणु गमन कर रहे तो वो गमन करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। और इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, पाई बराबर CRT। पाई को परासरण दाब कहते हैं, C कॉन्सेंट्रेशन होता है, R स्थिरांक होता है और T क्या होता है, ताप होता है। ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग का एक और है, जैसे कह रहता है कि और परिसारिक दाब असामान्य क्यों हो जाता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, और विलयन में अणुओं के डिसोसिएशन, यानी जब कोई परमाणु या अणु उसमें टूटता है तो उसका एसोसिएशन होता है या फिर क्या होता है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब टूट कर किसी दूसरे के साथ जुड़ जाना और एसोसिएशन का मतलब किसी के साथ जुड़ना। ठीक है, यही कारण है कि परिसारिक दाब या परासरण दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी उसमें अणुओं और परमाणुओं की संख्या कम या ज़्यादा होने के कारण परिसारिक दाब क्या हो जाता है, असमान हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कि उल्टा या प्रतिलोम या विपरीत परासरण क्या होता है। ठीक है, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं और शॉर्टकट में हम लोग क्या करते हैं, RO कहते हैं। ठीक है, देखिए ठीक उसी के जैसा इसका भी डिफिनीशन हम लोग दे सकते हैं। कह रहे कि जब किसी विलयन की ओर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है तो विलयन के कण शुद्ध विलायक की ओर SPM द्वारा गमन होने लगते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, उल्टा परासरण कहते हैं। जैसे उल्टा परासरण करने का मतलब समझिए, RO क्या काम करता है, जिसमें काफ़ी सारे घुले मिले कण होते हैं उनको शुद्ध करके देता है। तो उसी प्रकार से जैसे देख लीजिए, ये मान के चलिए इस कंटेनर में काफ़ी सारे विलयन हैं और इसमें क्या है, शुद्ध विलायक है। ठीक है, तो हम लोग का उल्टा प्रतिलोम क्या होगा, देखिए पहले विलायक से विलयन की ओर कण क्या करते थे, गमन करते थे। ठीक है, लेकिन अब विलयन से विलायक की ओर अगर कण गमन करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्टा या प्रतिलोम परासरण। क्योंकि विलयन में जितने भी कण मिले होते हैं उन कणों को क्या करता है, यह रोक करके शुद्ध रूप में विलायक बना के आगे की ओर गमन करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्टा परासरण कहते हैं। आप लोग को लेक्चर में काफ़ी डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझाए हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो SPM की बात कर रहा है, यह एक झिल्ली होता है जो अपने से होकर विलायक के अणु को क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए। जब किसी विलयन की ओर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित हो किया जाता है तो विलयन के कण शुद्ध विलायक की ओर SCM के द्वारा गमन होने लगते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, उल्टा परासरण कहते हैं या फिर RO कहते हैं या फिर विपरीत कहते हैं या फिर
प्रतिलोम कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। समय के अभाव में हम ये काफ़ी शॉर्टकट में इसको समझाते हुए चल रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार करके इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और बात बता देते हैं कि इसमें जब डिफिनीशन लिखिएगा तो डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चंस में हम लोग परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखेंगे और डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। जो चित्र होता है उसको भी हम लोग बनाएंगे, जैसा कि आप लोग को हम नोट्स में बनवा रखे हैं, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप लोग डिफिनीशन भी लिखिएगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। करे कि हेनरी के नियम को लिखे। देखिए हेनरी वैज्ञानिक के नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इन्होंने द्रव में गैस की विलेयता के बारे में काफ़ी अच्छे से बताए थे, ठीक है, जो कि नोट्स में हम आप लोग को पढ़ाए थे। चलिए आज हम ना इस हेनरी के नियम को देख लेते हैं। करे कि इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी द्रव में गैस का जो मूल अंश होता है वह मोल प्रभाज के आंशिक दाब के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी समझिए कि किसी ताप में जो द्रव है, ठीक है, जो द्रव में गैस का मूल अंश निकलेगा, जैसे मान के चलिए कोई द्रव है, ठीक है, इस द्रव में कोई गैस को आप घुलाइएगा तो उस गैस का क्या निकलेगा, मूल प्रभाज निकलेगा। और मूल प्रभाज जो निकलेगा इसमें जो इसका दाब बनेगा उसके सीधा क्या हो जाएगा, समानुपाती है। सपोज कि इसका दाब अगर P है, ठीक है, और इसका मूल अंश XA है, तो ये P जो होता है ये डायरेक्टली XA के सीधा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। x को मूल अंश कहते हैं, ठीक है। और जब ये नियतांक हटता है तो कोई क्या आता है, कांस्टेंट आता है। जब ये समानुपाती हटता है तो कोई क्या आता है, नियतांक आता है, और ये नियतांक कहलाता है KH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी नियतांक, जैसा कि आप लोग को सूत्र में दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए P बराबर KH इंटू क्या है, x है, जहाँ पर KH क्या है, हेनरी नियतांक है। आंशिक दाब जो होता है मोल प्रभाज के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझिएगा। हेनरी के नियम में द्रव में जो गैस होते हैं उसके जो मूल अंश होता है वह उसके आंशिक दाब के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में भी पूछता है और 5 नंबर में पूछता है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करें कि राउल्ट के नियम की व्याख्या करें। जैसा कि हेनरी का नियम है उसी प्रकार से राउल्ट के नियम भी है, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो द्रव में विलेयता होती है, ठीक है, द्रव में जो गैस की विलेयता होती है, ठीक है, ये बताता है हेनरी का नियम, ठीक है। और जो द्रव में ठोस की विलेयता होती है वह बताता है राउल्ट का नियम, ठीक है। तो ये दोनों नियम आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार अउड़नशील पदार्थ यानी जो वाष्पशील नहीं होते हैं, विलय युक्त किसी विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई अगर विलयन है, ठीक है, और इस विलयन में अउड़नशील पदार्थ जैसे चीनी या नमक ले लिए, ठीक है, तो उसके जो मूल अंश का जो वाष्प दाब बनेगा वह दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जैसे विलय का अगर मूल अंश XA है, ठीक है, और विलयन का वाष्प दाब PA है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सीधा समानुपाती हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये नियतांक हटेगा तो कोई जब ये समानुपाती हटेगा तो कोई ना कोई क्या आता है, नियतांक होता है। इस नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं, P0A इंटू क्या करेंगे, XA करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करें कि समांगी और विषमांगी विलयन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। दोनों का डिफिनीशन अलग अलग है, इसको पढ़ भी लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार कर देख लीजिए, ये काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। वैसा विलयन जिसके पूरे विलयन में समान संरचना, संगठन एवं गुण हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांगी विलयन कहते हैं, ठीक है। यानी विलयन के पूरी संरचना में उसका गुण पूरा क्या हो, समान हो, चाहे संरचना का हो चाहे संगठन का हो, ठीक है। जैसे नमक और जल का जलीय विलयन, ठीक है, जल में जब नमक को हम लोग घुलाएंगे तो इसकी पूरी की पूरी कण जो होगा उसमें घुल मिल जाएगा और वह सॉल्यूशन यूनिफॉर्म हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, समांगी विलयन कहेंगे, ठीक है। अब इसको टेस्ट भी करेंगे, 1 चम्मच निकालकर 2 चम्मच निकालकर सभी जगह टेस्ट एक समान होगा तो भी कहेंगे कि इसके विलयन की जो संरचना है, संगठन है और गुण क्या है, एक समान है, इसलिए क्या है, समांगी विलयन, ठीक है। और विषमांगी विलयन ठीक इसके उल्टा हो जाता है। जैसे में देखिए वैसा विलयन जिसके पूरे विलयन में असमान संरचना, संगठन एवं गुण हो उसे विषमांगी विलयन कहते हैं। देखिए विषमांगी विलयन के जगह पे ना आप मिश्रण भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी संरचना और संगठन और गुण बिल्कुल असमान है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, मिश्रण कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए तेल तथा पानी का, जैसे तेल तथा पानी का विलयन, ठीक है। देखिए पानी में अगर तेल को हम लोग मिलाएंगे तो तेल की जो गुणवत्ता होती है वो क्या होती है, डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर आ जाएगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे
तेल तथा पानी का विलयन क्या कहलाएगा? विषमांगी विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको मिश्रण भी नाम दे करके कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करें कि वांट हाफ गुणांक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने संगुणन और वियोजन से संबंधित एक नियम दिए थे जो कि आप लोग को हम बता दें। देखिए, वांट हाफ वैज्ञानिक ने 1880 से या 1886 दोनों देता है, एनसीईआरटी में 86 और कोई दूसरे बुक में ये 1880 देता है, आप लोग कोई भी ले लीजिएगा। तो वांट हाफ वैज्ञानिक ने 1880 से 86 ईस्वी में किसी विलयन में विलय के संगुणन, जैसे मान लीजिए कोई अगर विलयन के अंदर अगर हम लोग डालते हैं तो वह किसी दूसरे अणु या आयन से क्या होता है? आयनाइज होकर के जुड़ जाता है, उसे हम संगुणन कहते हैं। और वहीं जब कोई चीज़ डालते हैं, जैसे NaCl डालते हैं और ये टूट गया, वियोजित हो गया, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को व्यक्त करने के लिए एक गुणक का समावेश किया गया था जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वांट हाफ गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो विलयन में चाहे संगुणन हो चाहे वियोजन हो, उसके लिए एक गुणांक समावेश किया गया था जिसको हम लोग आयोटा नाम देते हैं, इसी को हम लोग वांट हाफ गुणांक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर और देख लीजिए, और यह प्रेक्षित अणुसंघ के गुणधर्म तथा परिकलित अणुसंघ के गुणधर्म के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, यानी जो हम लोग प्रेक्षित करते हैं और जो हम लोग परिकलित करते हैं, उन दोनों के अनुपात के क्या होता है? ये आयोटा बराबर होता है, यानी अणुसंघ के गुणधर्म बराबर होता है। तो यहाँ पर आयोटा बराबर ये दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करें, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए कह रहे कि मूल प्रभाज या मूल अंश की व्याख्या करें। ये मूल प्रभाज कहिए या फिर मूल अंश कहिए, जिसको इंग्लिश में हम लोग मूल फ्रैक्शंस भी कहते हैं, तो इसके डिफिनीशंस को हम लोग देख लेते हैं। तो मूल प्रभाज हम लोग हेडिंग डाल देंगे। देखिए कह रहे हैं किसी विलयन में उपस्थित अवयव दो हो सकते हैं, या तो विलय होगा या फिर क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है, कि मूल और विलयन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं? मूल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए मूल प्रभाज को हम लोग x से सूचित करते हैं, तो x बराबर हो जाएगा अवयव के मूल। अवयव के मूल क्या हो सकते हैं? विलय के मूल हो सकता है या फिर विलायक के मूल हो सकता है, और बाटा में क्या करेंगे? विलयन के मूल। इसके अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? मूल प्रभाज कहते हैं या फिर मूल अंश कहते हैं। ठीक है, जो कि नोट्स में आप लोग को काफ़ी अच्छे से हम बताए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करें कि तनुघोल का मतलब जो दिखने में क्या हो? पतला दिखाई दो, या फिर उसमें विलय की मात्रा बहुत ही क्या हो? कम हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तनुघोल के अणुसंघ के गुणधर्म को लिखे और विभिन्न प्रकार के अणुसंघ के गुणधर्मों को भी लिखे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ना अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे इसके अणुसंघ के गुणधर्म क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए तनुघोल के गुण उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या पर क्या करता है? निर्भर करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। देखिए कोई भी घोल यानी विलयन होता है, उसमें जो अणु की संख्या होती है उसी पर अणुसंख्य गुणधर्म क्या करता है? निर्भर करता है। ना ही उसकी संरचना पर निर्भर करेगा, ना ही उसकी गुणवत्ता पर करेगा, सिर्फ अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या पर ही क्या करेगा? निर्भर करेगा। जो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो निम्नलिखित में 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक का अवनमन, और चौथा होता है प्रश्न दाब। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, हिमांक के अवनमन, तो देखिए हिमांक के अवनमन को हेडिंग डाल देंगे और ये लिखेंगे शुद्ध विलायक के हिमांक। इसको हम T नॉट F से कर देते हैं ना। F का मतलब फ्रीजिंग और T का मतलब होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम लोग कम करते हैं तो वह जमता है, उसी चीज़ को हम लोग हिमांक बोलते हैं। ठीक है, अब अवनमन क्या होता है इसको समझ लीजिए। शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को ही क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम लोग के ना 2 चीज़ें देगा, एक विलायक का हिमांक दे देगा, एक विलयन के हिमांक दे देगा। इन दोनों का जो अंतर निकालेंगे वही कहलाएगा हिमांक का अवनमन, जो कि ये सूत्र में हम आप लोग को लिख चुके हैं। ठीक है, और ये इंडिकेट भी कर दिया है कि किसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं। इसी प्रकार से अणुसंघ के गुणधर्म कई गो है जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मोलल क्वथनांक स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये एक नियतांक है, आप हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए मोलल क्वथनांक कह रहे हैं, तो क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट के प्रथम नियम के अनुसार किसी
बिलियन के क्वथनांकों का यूनियन, ठीक है, किसी बिलियन के, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, किसी बिलियन के क्वथनांकों का यूनियन डेल्टा टीबी ना विलय के मोलल सांद्रण के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। ये मोलल क्वथनांक स्थिरांक का मतलब ये जो लिखे हैं इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे में देखिए, अर्थात डेल्टा टीबी जो होगा डायरेक्टली समानुपाती क्या होगा, मोलल स्थिरांक के होगा, और डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये मोललता है ना, मोललता के सीधे समानुपाती होगा, और जो डेल्टा टीबी होगा ये केबी इंटू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, जहाँ केबी क्या है, क्वथनांक स्थिरांक या मोलल यूनियन स्थिरांक है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, केबी बराबर कर सकते हैं डेल्टा टीबी, अब बटा में क्या करिएगा, एम। इसको देखिए कैसे डिफाइन करिएगा ना, ये डेल्टा टीबी क्या कहलाता है, आप लोग जानते हैं कि क्वथनांक का यूनियन कहलाता है, ठीक है, और एम क्या कहलाता है, मोललता कहलाता है, ठीक है, या फिर मोलल सांद्रता कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि देखिए ये कहिएगा क्वथनांक के यूनियन और मोलल सांद्रता के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोलल क्वथनांक स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। और नहीं अगर ऐसा करना है तो आप लोग ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, जहाँ पर के बी क्या है, क्वथनांक स्थिरांक है या मोलल यूनियन स्थिरांक है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए ये बिलियन है, तो इसमें अगर ठोस रखिएगा तो भी वाष्प बनेगा, और इसमें अगर गैस रखिएगा तो भी क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। तो ये करें कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उनके बारे में बताना है। तो चलिए हम लोग बताते हैं। जैसे देखिए वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक ताप होते हैं, द्रव की शुद्धता होती है, तथा द्रव की क्या होती है, प्रकृति होती है। ये तीन मेन है फैक्टर जो कि वाष्प दाब को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी इनके घटने से वाष्प दाब भी घट जाता है और इनके बढ़ने से वाष्प दाब भी क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी काफ़ी प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसी घोल की मोलरता और मोललता में क्या अंतर, ये कई बार पूछा है, 2 नंबर का क्वेश्चन देता है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए। सबसे पहले अंतर में क्या किया जाता है कि घोल की मोलरता और मोललता में निम्नलिखित अंतर। ये देखिए ये हेडिंग जो है ना हर चीज़ में डालना है, ठीक है। बाकी इन सारे चीज़ों को कैसे लिखना होता है, क्या होता है, हम क्लास में आप लोग को बताइए रखे हैं, ठीक ना। हर चीज़ में डायग्राम बनाना जरूरी है, एग्जाम्पल देना जरूरी है, जो कि आप लोग को हम काफ़ी अच्छे से बता रखे हैं। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला हम लोग का इसका अंतर है कि मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, ठीक है, और मोललता की इकाई क्या होती है, मोल पर केजी होती है ना। ये दोनों ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि मोललता की इकाई क्या है और मोलरता की इकाई क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। दूसरा है कि यह ताप पर निर्भर करता है, ठीक है, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये केजी में रहता है और ये लीटर में रहता है, तो इसके घटने बढ़ने से प्रभाव पड़ता है, इसलिए ताप पर निर्भर करता है, जबकि ये निर्भर नहीं करता है, ठीक है। दूसरा है मोलरता बराबर होता है विलय के मोल और बटा में क्या होता है, बिलियन का आयतन, ये सूत्र है, ठीक है। और इसमें होता है मोललता बराबर विलय के मोल और बटा में विलायक का द्रव्यमान। तो आप लोग ना इसके सूत्र को भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और अच्छे से इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है। तो देखिए कह रहे हैं कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले आदर्श विलयन को देख लेते हैं। यह राउल्ट के नियम का पालन करता है और यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। पालन करने का मतलब जो ये पी ए होता है आंशिक दाब होता है, ये पी नॉट इंटू एक्स ए के बराबर होता है, और पी ए जो होता है नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू क्या होता है, एक्स ए के बराबर होता है, ठीक है। पी ए आंशिक दाब होता है और ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है और ये मोल प्रभाज होता है, ठीक है। इसमें बराबर है तो ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो आदर्श विलयन हो गया। ये नॉट इक्वल टू में है, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे पे देखते हैं। इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए डेल्टा मिक्सिंग इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, और इसके आयतन में परिवर्तन होता है, यानी घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, इसीलिए नॉट इक्वल टू 0 होता है। साथ ही साथ तीसरा है इसका कि इसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग, ठीक है, ऊर्जा को एच से लिखते हैं, ठीक है ना। डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होता, और इसमें परिवर्तन होता है तो डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है परासरण प्रक्रिया और विसरण प्रक्रिया में क्या अंतर है, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, आप लोग इसको समझ लिए। देखिए
पहला परासरण प्रक्रिया में क्या होता है और विसरण प्रक्रिया में क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है पहला कि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है परासरण प्रक्रिया में, ठीक है, क्योंकि इसी में से कण क्या होते हैं, पास होते हैं, और इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें वह अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता ही नहीं होती है। दूसरा है कि यह प्रक्रिया केवल विलयन में होती है, ठीक है, और यह प्रक्रिया गैस एवं द्रव दोनों में होती है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें सुगंध होता है और ये द्रव और गैस दोनों में होता है, ठीक है। अगला है यह इस प्रक्रिया में केवल विलायक के ही अणु क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है, विलयन के नहीं, और इस प्रक्रिया में विलय और विलायक दोनों के ही अणु क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज छोटा छोटा करके लिखे हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 15 कह रहा है आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन क्या कर रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तो वाष्प दाब के अवनमन, ठीक है, जैसे वाष्प दाब के अवनमन को P0 माइनस PA से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर विलायक के वाष्प दाब को हम लोग क्या कहते हैं, P0 कहते हैं, ठीक है। तो इसके अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो ये डिफिनीशन लिखने के बाद ये कर दीजिएगा, ठीक है। P0 क्या होता है, PS क्या होता है और P0 क्या है। देखिए P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, PS विलयन क्या होता है, और इन दोनों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। और इसके अनुपात ले लेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन हो जाएगा। छोटा है लेकिन काम का है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये भी डिफिनीशन एकदम छोटा सा, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर क्वथनांक का जो उन्नयन है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। जो क्वथनांक का उन्नयन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इसको आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है। अगर लिखना भी होगा तो क्या लिखना है, चलिए हम आप लोग को बता देते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर कर देना है। यहाँ पर लिखा है कि शुद्ध विलायक के क्वथनांक और विलयन के क्वथनांक के अंतर को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं ना, जबकि आप उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, ठीक है। और आप इसको ऐसे लिख रहे डेल्टा TB बराबर TB माइनस T0 B, ठीक है। यानी विलयन के क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अगर लिखना होगा तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, ठीक है। इसमें टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विलयन या द्विअंगी विलयन क्या है। तो देखिए द्विअंगी विलयन वैसा विलयन जो सिर्फ दो अवयव विलय और विलायक से ही मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। यानी जो विलयन बनता है सिर्फ उसमें दो ही अवयव होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे नमक और जल का विलयन एक क्या है, द्विअंगी विलयन, इसमें नमक और सिर्फ क्या है, जल ही है। अगले क्वेश्चन आते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली यानी SPM क्या है, ठीक है। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। जैसे देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, वैसा झिल्ली जिनसे होकर केवल किसके कण जाते होंगे, विलायक के, ठीक है। देखिए विलय भी होता है, विलायक भी होता है और विलयन भी होता है, ठीक है। लेकिन जिनसे होकर सिर्फ विलायक के ही अणुगमन कर सकते हैं, विलय और विलयन के नहीं, वैसे झिल्ली को ही क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे अंडे की झिल्ली हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। ये हम लोग का आउट ऑफ सिलेबस भी है, ठीक है, ये देता नहीं है लेकिन फिर भी हम सॉल्यूशन से रिलेटेड है तो इसको दे दिए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 करें कि समपराश्री विलयन, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक विलयन। ये नाम लिखकर ये क्या लिखता है, आइसोटोनिक विलयन लिखता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं क्या है। समान ताप पर जिन दो विलयनों का परासरण दाब बराबर होता है, ठीक है,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। अगर 2 विलयन है, ठीक है, एक मान लीजिए ए है, दूसरा क्या है बी है, इसका परासरण दाब अगर पाई 1 है, इसका परासरण दाब क्या है पाई 2 है, जैसा मान लीजिए 3 है, ये क्या है ये भी 3 है, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं समपराशरी विलयन कहते हैं या फिर आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा कि जिन 2 विलयनों का परासरण दाब क्या हो जाए बराबर हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं समपराशरी विलयन या आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि स्थिर क्वाथी मिश्रण है, या फिर देखिए इसको हिंदी में ही लिख लीजिएगा, जो एजेट्रोपिक मिक्सचर लिखा है ना, आप लोग इसको हिंदी में एजेट्रोपिक मिश्रण लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके जगह पर ना एजेट्रोपिक मिश्रण देता है नाम। ठीक है, ये क्या होता है चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि वे द्विअंगी मिश्रण यानी 2 पदार्थ वाले जिनकी द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं का रासायनिक संगठन क्या हो समान हो। जो 2 द्विअंगी विलयन होता है उसका द्रव का और वाष्प दोनों की अवस्था का संगठन क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, यानी एक ही साथ उबलना भी चाहिए, तथा जो निश्चितता पर क्या होता है उबलता भी है, यानी द्रव का जो हो गुण और वाष्प दोनों का जो गुण है दोनों एक ही ताप पर क्या हो उबलता हो, उसे हम लोग कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। और यह मिश्रण न कुछ ही विलय और विलायक के द्वारा बनते हैं। ठीक है, सभी के साथ नहीं बनते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखे हैं कि देखिए इसका मार्जिन विदम दिया रहता है फिक्स, अगर कम बेसी होगा तो ये एजेट्रोपिक मिश्रण नहीं बन पाएगा। जैसे देखिए लिखा है कि 20.2% HCl और 79.8% जल का मिश्रण ही क्या बनेगा स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा। अगर इसे कम बेसी कर देंगे तो स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बदलेगा। नहीं बनने का मतलब क्या है कि वो निश्चित ताप पर एक साथ द्रव और वाष्प की अवस्था में उबलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना ये जितने भी क्वेश्चन थे इसको हम लोग अच्छे से सॉल्यूशंस कर लिए, जो कि रिटेन वाला था। अब देखिए 2-3 क्वेश्चंस ना आंकिक वाला है जो कि नोट्स में हम काफ़ी अच्छे से कराए हैं, और ये भी सॉल्यूशन चाहिए तो हम इसको अंत में, हम आपको याद अंत में इसके सारे सॉल्यूशन देंगे जब 5 नंबर के क्वेश्चंस को कराएंगे। तो ठीक है, तो आप लोग फिलहाल इसको देख लीजिए कि कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये काम का क्वेश्चंस होता है जो कि हम आप लोग इसका भी आंसर कराएंगे पूरा, इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इतना ही है। तो इस प्रकार से हम लोग ना सॉल्यूशंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग क्या किए अच्छे से समझ लिए, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट के द्वारा या फिर वीडियो के माध्यम के द्वारा आप लोग इसको अच्छे से समझ करके नोट्स पर उतार लीजिएगा। ठीक है, अगले लेक्चर्स में हम लोग ना केमिस्ट्री क्लास 12 का जो तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसको लेकर के आएंगे, और उसके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।